हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल मैडम। आज हम करेंगे EHI 1 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों की रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपको इस वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट देखना है, जिससे कि आपको ये प्रश्न अच्छे से याद हो जाएगा, वो भी बड़े आसानी से। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आप ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि देख सकते हैं आप कि आपसे पूछा जा सकता है भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था स्लैश है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है औपनिवेशिक शासन, या फिर आपसे पूछा जा सकता है उपनिवेशवाद। मीन्स भारत, इसमें आपके 3 टाइप के प्रश्न बनते हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। फर्स्ट है, भारत में औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था के विभिन्न चरणों के बारे में टिप्पणी कीजिए। सेकंड है, भारत में औपनिवेशिक शासन के विभिन्न चरणों के बारे में विवेचना कीजिए। थर्ड है, भारत में उपनिवेशवाद के विभिन्न चरणों के बारे में रूपरेखा तैयार कीजिए। तो आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और ये प्रश्न जो है आपका, मैंने आपको बोला था कि ये प्रश्न हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो आप इस लाइन को खुद ही देख सकते हैं कि ये मैंने किस लिए ये बोला है कि ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न जो आपका ये जून 2015, जून 2016, जून 2017 और जून 2019 में ये प्रश्न आपका पूछा गया है। इसी प्रश्न को हम याद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन का आंसर कितना बड़ा है। ये सब आपको इस प्रश्न के आंसर में आपको लिखना है, लेकिन आप इस प्रश्न को याद नहीं कर सकते हो। मीन्स करने में बहुत टाइम लगेगा और फिर आप भूल भी जाओगे। लेकिन हम इस प्रश्न को इतनी आसानी से याद करेंगे कि आप ना तो भूलोगे और बड़ी आसानी से आप इस प्रश्न को याद भी कर लोगे। फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता ही होगा कि ये प्रश्न जो है हिस्ट्री का है और इतना बड़ा प्रश्न है। मैं आपको ये क्वेश्चन का आंसर आपको इस वीडियो में याद करवाने वाली हूँ, वो भी बड़ी आसानी से। जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करे हम अपने प्रश्न पर चलते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने उसी क्वेश्चन के आंसर को एक नोटबुक में राइट कर दिया है पॉइंट्स के द्वारा, जिससे कि आपको वे उस प्रश्न के आंसर को याद करने में आसानी रहे। अब आपको क्या करना है, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर, बिल्कुल एकांत जगह पर आपको जाना है और वहाँ पर बैठकर आपको इस वीडियो को देखना है, बिल्कुल शांत माहौल में। तो चलिए देखते हैं। आपको इस प्रकार से आपके एग्ज़ाम में आपको नहीं लिखना है जिस प्रकार से मैं आपको याद करवाऊंगी। लिखना आपको उसी तरीके से है जिस प्रकार से बुक में लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया था। ये सिर्फ आपको याद करवाने के लिए इस प्रकार से लिखा गया है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए देख लेते हैं। फर्स्ट है, देखिए, फर्स्ट जो हमें लिखना है ये पॉइंट है, लेकिन आपको इस प्रकार से लिखना नहीं है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ। तो अब चलिए देखते हैं। पहले हम 4 पॉइंट्स को देखेंगे। फर्स्ट है, उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद जो है वो कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है। ये आपकी पहली लाइन होगी। आप भी साथ ही साथ मेरे साथ रिपीट करें ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। बोलिए मेरे साथ, उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपने मेरे साथ बोला होगा। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। उपनिवेशवाद जो है वो कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है।
उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है। सेकंड है, यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, यह जो है विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है, यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड पॉइंट है, 3 पॉइंट फ्रेंड्स, ये 3 पॉइंट है। थर्ड पॉइंट हमारा, यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं। यद्यपि उपनिवेशवादी देश जो है वो दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। थर्ड पॉइंट को हम फिर से देखते हैं। यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए, उपनिवेशवाद जो है आपका वो कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है और यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। ये हमारे 3 पॉइंट थे जो कि आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में लिखने हैं। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, देखिए एक बार फिर से देखते हैं। उपनिवेशवाद कोई, फ्रेंड्स मैं आपको साथ ही साथ समझा भी रही हूँ और साथ ही साथ आपको ये क्वेश्चन याद भी हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, क्योंकि लिखना तो आपके एग्जाम में वही है जो कि आपके बुक्स में लिखा हुआ है, क्योंकि हिस्ट्री को हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते, जो वर्ड होते हैं वो तो हमें पढ़ने पड़ते ही हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं हम इन्हीं को। उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड है, यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। थर्ड पॉइंट है, यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कौन सी लाइन को अभी याद किया है। ये देखिए आपके क्वेश्चन का आंसर है, हमने जो याद किया वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है, यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। फ्रेंड्स, जब भी हम किसी बड़ी चीज़ को देखते हैं, मीन्स बड़े लॉन्ग आंसर को देखते हैं, तो हम सोचते हैं कि इतना लॉन्ग क्वेश्चन हम कैसे याद करेंगे, लेकिन जब हम उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं तो वो हमें आसानी से याद हो जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा 1 लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो वो उसको तो हम आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन को करने में हमें दिक्कत आती है, परेशानी उठानी पड़ती है। तो उसी प्रकार से ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इतना बड़ा है, जो उसको हम याद करेंगे वो भी बड़े आसान तरीके से। तो आई होप कि आपको ये जो लाइन है यहाँ तक आपको याद हो गई होगी, ये आपको आंसर से पहले लिखनी है। अब हम करेंगे प्रथम स्तर, चलिए देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। 3 पॉइंट हम याद कर चुके हैं, जैसा कि मैं आपको दिखा चुकी हूँ आंसर्स में, आपको ये किस प्रकार से राइट करना है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे है हमारा स्तर। हमारे 3 प्रकार के यहाँ पर स्तर है। स्तर को हम चरण भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में हम इसके बोल सकते हैं फेज, फर्स्ट फेज, ठीक है। तो स्तर हमारे 3, फर्स्ट है प्रथम स्तर, सेकंड है द्वितीय स्तर और थर्ड है तीसरा स्तर। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम देखेंगे प्रथम स्तर को, देखेंगे कि प्रथम स्तर में हमारा क्या है। देखिए प्रथम स्तर, ध्यान से देखना, आपको ध्यान से सुनना भी है। देखिए, उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। ओके फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में क्या होता है? व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। फ्रेंड्स, आपको भी मेरे साथ ये बोलना है
चलिए बोलते हैं, एक बार रिपीट करते हैं फिर से। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में क्या होता है फ्रेंड्स? व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि आपको इसी में राइट करना है, इस चरण को मीन्स प्रथम चरण को या प्रथम स्तर को व्यापार एकाधिकार, क्या फ्रेंड्स? व्यापार एकाधिकार या प्रत्यक्ष स्वायत्तता के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस चरण को व्यापार एकाधिकार या प्रत्यक्ष स्वायत्तता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि किस प्रकार से हम इस क्वेश्चन के आंसर्स को याद करने वाले हैं। तो अब हम इसको देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विजय प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विजय प्राप्त की थी। ओके फ्रेंड्स, आपको फिर से मेरे साथ रिपीट करना है, बोलिए मेरे साथ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कब 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में क्या किया था? भारत पर विजय प्राप्त की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विजय प्राप्त की थी। आगे देख लेते हैं, देखिए आगे है, कंपनी के 2 आधारभूत उद्देश्य थे। इस समय कंपनी के 2 आधारभूत उद्देश्य थे। ओके फ्रेंड्स, इस समय कंपनी के कितने आधारभूत उद्देश्य थे? 2 आधारभूत उद्देश्य थे। कंपनी के 2 आधारभूत उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य था आपका भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। कंपनी का प्रथम उद्देश्य था भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, और द्वितीय उद्देश्य था सरकारी राजस्व, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, सरकारी राजस्व को राज्य सत्ता पर नियंत्रण करके सीधे रूप से हथिया लेना। तो फ्रेंड्स, कंपनी का द्वितीय उद्देश्य था सरकारी राजस्व को राज्य सत्ता पर नियंत्रण करके सीधे रूप से हथिया लेना। ओके फ्रेंड्स, एक बार हम फिर से देख लेते हैं यहाँ तक जो भी हमने अभी पढ़ा है कि हमने किस प्रकार से ये किया है। तो देखिए, अभी तक जो हमने पढ़ा है उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट है, मैं सिर्फ आपको ये रिपीट करवाऊंगी फ्रेंड्स अब, ठीक है? आपको ध्यान से सुनना है। उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है। आपको भी फ्रेंड्स मेरे साथ ये बोलना है, ठीक है? बोलिए, उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है। सेकंड है, यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। थर्ड है, यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। यहाँ पर हमने 3 स्तर देखे इनके, प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर और तीसरा स्तर। प्रथम स्तर में हमने पढ़ा, उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। इस चरण को व्यापार एकाधिकार या प्रत्यक्ष स्वायत्तता के नाम से भी जाना जाता है। थर्ड है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विजय प्राप्त की थी। और यहाँ पर हमने देखा कि इस समय कंपनी के 2 आधारभूत उद्देश्य थे, प्रथम उद्देश्य और द्वितीय उद्देश्य। पर कंपनी का प्रथम उद्देश्य था भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, और कंपनी का द्वितीय उद्देश्य था सरकारी राजस्व को राज्य सत्ता पर नियंत्रण करके सीधे रूप से हथिया लेना। ओके फ्रेंड्स, अब हम उन लाइनों को जानेंगे जो हमें प्रथम स्तर के अंतर्गत लिखनी है। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए, कंपनी का प्रथम उद्देश्य भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। पहली ये लाइन है जो हमें प्रथम स्तर में राइट करनी है। सेकंड पॉइंट आपको ध्यान से सुनना है फ्रेंड्स। देखिए, कंपनी की नीति थी कि भारतीय उत्पादन की, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, आपको कंपनी की नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में
यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करें। ओके फ्रेंड्स, कंपनी की ये नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उत्पादन को यथासंभव खरीदकर विश्व बाजार में यथासंभव ऊंचे दामों पर बेच सके। ओके फ्रेंड्स, कंपनी की ये नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उत्पादन को जितना संभव हो सके, यथासंभव मीन्स जितना संभव हो सके उतना खरीदे और उसे विश्व बाजार में जितना संभव हो सके उन्हें ऊंचे दामों पर बेच सके। ओके फ्रेंड्स, इस लाइन को हम फिर से रिवाइज करते हैं जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। ध्यान से देखना फ्रेंड्स, ध्यान से आपको सुनना भी है। कंपनी की नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उत्पादन को यथासंभव खरीदकर विश्व बाजार में यथासंभव ऊंचे दामों पर बेच सके। इस प्रकार वे भारतीय आर्थिक बढ़ोतरी को व्यापारिक एकाधिकार द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार वे भारतीय आर्थिक बढ़ोतरी को व्यापारिक एकाधिकार द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। फ्रेंड्स, आपको इस पॉइंट को मेरे साथ रिपीट करना है। चलिए करते हैं। कंपनी की नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उत्पादन को यथासंभव खरीदकर विश्व बाजार में यथासंभव ऊंचे दामों पर बेच सके। इस प्रकार वे भारतीय आर्थिक बढ़ोतरी को व्यापारिक एकाधिकार द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। ओके फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। रानी विक्टोरिया द्वारा जारी एक राजकीय आदेश। रानी विक्टोरिया ने एक राजकीय आदेश जारी किया गया था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। रानी विक्टोरिया ने एक राजकीय आदेश जारी किया था जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था। उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार प्राप्त हो गया और जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। इस लाइन को हम फिर से देखते हैं फ्रेंड्स। रानी विक्टोरिया द्वारा जारी एक राजकीय आदेश जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। ओके फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तक तो हमने यहाँ पर देख लिया था। आगे जो हमने याद किया है वो आपको किस प्रकार से एग्जाम में राइट करना है आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रथम स्तर हमने पढ़ा है अभी, तो क्या क्या पढ़ा है वो हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। ध्यान से आपको देखना भी है और सुनना भी है। वेरी गुड फ्रेंड्स। उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। जैसे कि अभी मैंने पढ़ा कि उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। इसका विवेचन हम भारत के संदर्भ में करेंगे। इस चरण को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? व्यापार एकाधिकार या प्रत्यक्ष स्वायत्तता के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विजय प्राप्त की थी और इस समय कंपनी के कितने उद्देश्य थे फ्रेंड्स? इस समय कंपनी के 2 आधारभूत उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य हमने पढ़ा, देखिए, कंपनी का प्रथम उद्देश्य भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। कंपनी की नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करे, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उत्पादन को यथासंभव खरीदकर विश्व बाजार में यथासंभव ऊंचे दामों पर बेच सकें। इस प्रकार वे भारतीय आर्थिक बढ़ोतरी को
व्यापारिक एकाधिकार द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। रानी विक्टोरिया द्वारा जारी एक राजकीय आदेश जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, उपनिवेशवाद का दूसरा उद्देश्य क्या था? उपनिवेशवाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य था सरकारी राजस्व को राजसत्ता पर नियंत्रण करके सीधे रूप से हथिया लेना। ये था उपनिवेशवाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य। ओके फ्रेंड्स, क्या था? आप मेरे साथ बोलिए। सरकारी राजस्व को राजसत्ता पर नियंत्रण करके सीधे रूप से हथिया लेना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए, ये हमें राइट करना है दूसरे मुख्य उद्देश्य में। तो देखिए, कंपनी को प्रतिद्वंदी यूरोपीय देशों में भारतीय शासकों से युद्ध करने। फ्रेंड्स, ये एक ही लाइन में आपको राइट करना है। मैंने इस प्रकार से आपको एरो में इसलिए कर दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ओके फ्रेंड्स, देखिए, कंपनी को प्रतिद्वंदी यूरोपीय देशों में भारतीय शासकों से युद्ध करने, नौसैनिक ठिकानों के रखरखाव, व्यापारिक चौकियों के चारों ओर सेना नियुक्त करने के लिए भारी आर्थिक साधनों की आवश्यकता थी। ओके फ्रेंड्स, कंपनी को प्रतिद्वंदी यूरोपीय देशों में भारतीय शासकों से युद्ध करने, नौसैनिक ठिकानों के रखरखाव, व्यापारिक चौकियों के चारों ओर सेना नियुक्त करने के लिए भारी आर्थिक साधनों की क्या थी? आवश्यकता थी। ओके फ्रेंड्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से रिवाइज करके हम आगे चलते हैं। कंपनी को प्रतिद्वंदी यूरोपीय देशों में भारतीय शासकों से युद्ध करने, नौसैनिक ठिकानों के रखरखाव, व्यापारिक चौकियों के चारों ओर सेना नियुक्त करने के लिए भारी आर्थिक साधनों की आवश्यकता थी। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे देख लेते हैं। व्यापारिक एकाधिकार एवं सरकारी राजस्व से कंपनी का लाभ बढ़ गया। ओके फ्रेंड्स, व्यापारिक एकाधिकार से और सरकारी राजस्व से कंपनी का लाभ बढ़ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों एवं हस्तकला उत्पाद पर एकाधिकारात्मक नियंत्रण करने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। अब क्या किया फ्रेंड्स? ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों एवं हस्तकला उत्पाद पर एकाधिकारात्मक नियंत्रण करने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। और इससे क्या हुआ फ्रेंड्स? धीरे धीरे भारतीय जो व्यापारी है वो क्या हो गए? धीरे धीरे भारतीय व्यापारी तबाह हो गए। बुनकर व कारीगर अपने माल को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो गए। इसके बावजूद भी फ्रेंड्स, ब्रिटिश निर्माताओं के माल का भारत में आयात ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ। ब्रिटिश निर्माताओं के माल का भारत में आयात ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ, अपितु इसके विपरीत भारतीय वस्त्रों के निर्यात में क्या होगी फ्रेंड्स? वृद्धि होगी। ब्रिटिश निर्माताओं के माल का भारत में आयात ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ, अपितु इसके विपरीत भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हो गई। ओके फ्रेंड्स, आयात होता है जब हम आयात क्या होता है फ्रेंड्स? आयात होता है फ्रेंड्स इंपोर्ट करना, और निर्यात होता है एक्सपोर्ट करना। मीन्स आयात होता है इंपोर्ट करना, मीन्स दूसरे देशों से यहाँ पर चीज़ों को, मीन्स दूसरे देश से किसी भी वस्तु को मंगवाना, और निर्यात होता है अपने देश से दूसरे देश में चीज़ों को भेजना। ओके फ्रेंड्स, आयात और निर्यात। ब्रिटिश निर्माताओं के जो माल है उसका भारत में आयात ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ, अपितु इसके विपरीत भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हो गई। आयात होता है इंपोर्ट और निर्यात होता है एक्सपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है, राजनीतिक विजय के बाद भारतीय राज्यों के राजस्व पर दोहरी नीति की मदद से प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया।
राजनीतिक विजय के बाद भारतीय राज्यों के राजस्व पर दोहरी नीति की मदद से प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। आगे है, कंपनी व उसके कर्मचारी ने अनैतिक रूप से भारत से खूब धन ऐंठा। कंपनी ने और उसके कर्मचारियों ने अनैतिक रूप से भारत से खूब धन ऐंठा। ओके फ्रेंड्स, ये भी हमें प्रथम स्तर में ही राइट करना है। देखिए, इस अवधि में उपनिवेशवाद की विशेषता यह थी कि इस अवधि में उपनिवेशवाद की विशेषता यह थी कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत प्रशासन, फ्रेंड्स ये एक ही लाइन में आएंगे सभी वर्ड कोमा लगा के, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर पॉइंटों में लिख दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखिए, उपनिवेशवाद के अंतर्गत प्रशासन, न्याय की व्यवस्था, पासपोर्ट, संचार, कृषि, उद्योग, संस्कृति, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, इनके क्षेत्र में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया। यहाँ तक कि धर्म प्रचारक को भी प्रचार करने से रोक दिया गया। इस समय तक ब्रिटिश शासन आधुनिक व विकसित व्यवस्था के रूप में नहीं था। इस समय तक ब्रिटिश शासन आधुनिक व विकसित व्यवस्था के रूप में नहीं था। ओके फ्रेंड्स, अभी तक जो भी हमने पढ़ा एक बार हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। देखिए, उपनिवेशवाद कोई सतत घटनाक्रम या संयुक्त संरचना नहीं है, यह विभिन्न स्तरों पर परिवर्तित होता रहता है। यद्यपि उपनिवेशवादी देश दासता व शोषण से पीड़ित रहते हैं, तब भी दासता व शोषण से के रूप क्रमश बदलते रहते हैं। प्रथम स्तर है, उपनिवेशवाद के प्रथम चरण में व्यापारिक प्रक्रिया द्वारा साधनों का शोषण होता है। इसका विवेचन हम भारत के संदर्भ में करेंगे। इस चरण को व्यापार एकाधिकार या प्रत्यक्ष स्वायत्तता के नाम से भी जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत पर विजय प्राप्त की थी। इस समय कंपनी के दो आधारभूत उद्देश्य थे। ओके फ्रेंड्स, इस समय कंपनी के दो आधारभूत उद्देश्य थे। कंपनी का प्रथम उद्देश्य भारत के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना था। कंपनी की नीति थी कि भारतीय उत्पादन के क्रय विक्रय में यूरोपीय देश ईस्ट इंडिया कंपनी से स्पर्धा न करें, ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारतीय उत्पादन को यथासंभव खरीदकर विश्व बाजार में यथासंभव ऊंचे दामों पर बेच सके। इस प्रकार वे भारतीय आर्थिक बढ़ोतरी को व्यापारिक एकाधिकार द्वारा प्राप्त करना चाहते थे। रानी विक्टोरिया द्वारा जारी एक राजकीय आदेश, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया था, के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत पर एकाधिकार प्राप्त हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर था हमारा उपनिवेशवाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य। उपनिवेशवाद का दूसरा मुख्य उद्देश्य था सरकारी राजस्व को राज सत्ता पर नियंत्रण करके सीधे रूप से हथिया लेना। कंपनी को प्रतिद्वंदी यूरोपीय देशों व भारतीय शासकों से युद्ध करने, नौसैनिक ठिकानों के रखरखाव व व्यापारिक चौकियों के चारों ओर सेना नियुक्त करने के लिए भारी आर्थिक साधनों की आवश्यकता थी। आगे है, व्यापारिक एकाधिकार एवं सरकारी राजस्व से कंपनी का लाभ बढ़ गया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय व्यापारियों एवं हस्तकला उत्पाद पर एकाधिकारात्मक नियंत्रण करने के लिए अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी तबाह हो गई। बुनकर व कारीगर अपने माल को कम दामों पर बेचने के लिए विवश हो गए। फिर भी ब्रिटिश निर्माताओं के माल का भारत में आयात ऊंचे स्तर पर नहीं हुआ, अपितु इसके विपरीत भारतीय वस्त्रों के निर्यात में वृद्धि हुई। राजनीतिक विजय के बाद भारतीय राज्यों के राजस्व पर दोहरी नीति की मदद से प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। कंपनी व उसके कर्मचारियों ने अनैतिक रूप से भारत से खूब धन ऐंठा। इस अवधि में क्या हुआ फ्रेंड्स? इस अवधि में उपनिवेशवाद की विशेषता यह थी कि उपनिवेशवाद के अंतर्गत प्रशासन, न्याय की व्यवस्था, पासपोर्ट, संचार, कृषि, उद्योग, संस्कृति, समाज और शिक्षा के क्षेत्र में कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं आया।
यहाँ तक कि धर्म प्रचारक को भी इसका प्रचार करने से रोक दिया गया। इस समय तक ब्रिटिश शासन आधुनिक व विकसित व्यवस्था के रूप में नहीं था। फ्रेंड्स, यहाँ तक हमने ये प्रथम स्तर अच्छे से याद कर लिया है। आई होप कि आपको भी ये समझ में आ गया होगा और मैं आशा ये भी करती हूँ कि आपको ये याद भी हो गया होगा। अब हम करेंगे द्वितीय चरण। फ्रेंड्स, अब आपको यहाँ तक आपको पता लग गया होगा कि आपको आपके एग्ज़ाम में आपको किस प्रकार से लिखना है और किस प्रकार से आपको ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं ये मैंने आपको याद करवाने के लिए लिखे हैं नोटबुक में, ताकि ये प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाए। और आपको मैंने ओरिजिनल मीन्स जो बुक में लिखा हुआ है किस प्रकार से लिखा हुआ है वो भी मैंने आपको दिखा दिया है। तो अब हम करेंगे द्वितीय चरण और फिर हम करेंगे तीसरा चरण। तो उसके बाद हम आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा दूंगी कि किस प्रकार से आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो उस प्रकार से आपको लिखना है। तो चलिए अब हम कर लेते हैं द्वितीय चरण। द्वितीय चरण को स्वतंत्र व्यापार का उपनिवेशवाद के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, द्वितीय चरण को स्वतंत्र व्यापार का उपनिवेशवाद के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन में भारी संघर्ष छिड़ गया। ओके फ्रेंड्स, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद ब्रिटेन में क्या हुआ? भारी संघर्ष छिड़ गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार व वाणिज्य पर स्वयं का क्या था? नियंत्रण था। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एवं वाणिज्य पर स्वयं का नियंत्रण था। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी क्या हो गए? शीघ्र ही धनी हो गए। कर्मचारी ब्रिटेन में अपने सामान की दृष्टि से आर्थिक रूप से अधिक शक्तिशाली हो गए। इसके अतिरिक्त 1750 के बाद ब्रिटेन औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था। इसके अतिरिक्त 1750 के बाद ब्रिटेन जो है वो औद्योगिक क्रांति से गुजर रहा था। नए विकासशील औद्योगिक पूंजीपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रहार करने शुरू कर दिए। नए विकासशील औद्योगिक पूंजीपतियों ने ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रहार करने शुरू कर दिए और इसके अधीन व्यापार एवं वाणिज्य से होने वाले लाभ में अपना अपना भाग मांगने लगे। वे अपना कच्चा माल विशेषतः कपास और अनाज विशेषतः कपास और अनाज के बढ़ते हुए उत्पाद के लिए भारत को अपना क्या बनाना चाहते थे? उपनिवेश बनाना चाहते थे। भारत अपने निर्यात को बढ़ाकर ही विदेशी मुद्रा कमाकर ब्रिटेन से अधिक वस्तुएं खरीद सकता था। भारत जो है अपने निर्यात को बढ़ाकर ही विदेशी मुद्रा कमाकर ब्रिटेन से अधिक वस्तुएं खरीद सकता था। ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपतियों के हित को पूरा करने के लिए अब कंपनी भारत से ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपतियों के हित को पूरा करने के लिए अब कंपनी भारत से कच्चा माल निर्यात करने और वस्त्र आयात करने के पक्ष में थी। ब्रिटिश औद्योगिक पूंजीपतियों के हित को पूरा करने के लिए अब जो कंपनी है वो भारत से कच्चा माल निर्यात करने और वस्त्र का आयात करने के पक्ष में थी। ओके फ्रेंड्स, आगे हैं सन 1813 में। कब फ्रेंड्स? सन 1813 में राजपत्र अधिनियम लागू हो गया। सन 1813 में राजपत्र अधिनियम लागू हो गया। इसके अनुसार मीन्स इस राजपत्र अधिनियम के अनुसार कंपनी ने भारत में अधिकतर राजनीतिक व आर्थिक अधिकार खो दिए। इसके अनुसार मीन्स राजपत्र अधिनियम के अनुसार कंपनी ने भारत में अधिकतर आर्थिक व राजनीतिक अधिकार खो दिए। ब्रिटिश सरकार ब्रिटिश पूंजीपतियों के हित में अपने अधिकार का प्रयोग करती थी। ब्रिटिश जो सरकार है वो ब्रिटिश पूंजीपतियों के हित में अपने अधिकार का प्रयोग करती थी। आगे है चाय और अफीम को छोड़कर। ओके फ्रेंड्स, चाय और अफीम को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार पर से एकाधिकार समाप्त हो गया। चाय और अफीम को छोड़कर भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार से एकाधिकार समाप्त हो गया।
अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए व्यापार व वाणिज्य के दरवाजे खुल गए थे। अब सभी ब्रिटिश व्यापारियों के लिए व्यापार व वाणिज्य के दरवाजे खुल गए थे। दूरवर्ती क्षेत्रों से कच्चा माल मंगवाने के लिए यातायात और संचार के साधन भी खुल गए थे। सन 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई। सन 1853 में बम्बई से थाने तक पहली रेलगाड़ी चलाई गई। सरकार ने नदियों, नालों व सड़कों का सुधार किया और भाप से चलने वाला जहाज बनाया। सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की ओर भी ध्यान दिया। पहली बार ऐसा हुआ था जब सरकार ने शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए स्वीकृत किए। वंशवाद, जातिवाद व ब्रह्मात्मक विश्वास की मूल रूप से क्या हुई? आलोचना की गई। समाज सुधारक राजाराम मोहन राय सामाजिक बुराइयों के कट्टर विरोधी थे। इस अवधि में भारत के पारंपरिक उद्योग नष्ट हो गए। इस अवधि में भारत के जो पारंपरिक उद्योग थे वो नष्ट हो गए। इस अवधि में दूसरे चरण में, और भारत अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। भारत जो है अपने वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। अब भारत वस्त्रों का निर्यातक था, परंतु लंकाशायर के वस्त्रों का आयातक था। भारत का धन ब्रिटेन की ओर लगातार बहता रहा। भारत का जो धन है वो ब्रिटेन की ओर लगातार बहता रहा। अब हम करेंगे तीसरा चरण। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक नए उपनिवेशवाद का प्रादुर्भाव हुआ। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में एक नए उपनिवेशवाद का प्रादुर्भाव हुआ। ये परिवर्तन यूरोप के कई देशों, यूएसए एवं जापान में औद्योगिकरण में विस्तार के कारण आए। ये जो परिवर्तन है ये यूरोप के कई देशों, यूएसए एवं जापान में औद्योगिकरण में विस्तार के कारण आए। वैज्ञानिक जानकारी का उद्योगों में प्रयोग, विश्व मंडी के एकीकरण व अंतर्राष्ट्रीय यातायात के साधनों में क्रांति से उपनिवेशवाद का नया रूप उभरा। ओके फ्रेंड्स, आगे है। तीव्र औद्योगिकरण के कारण शहरों की आबादी बढ़ती गई। तीव्र औद्योगिकरण के कारण शहरों की आबादी बढ़ती गई, जिसके लिए अनाज की आवश्यकता पड़ी। ओके फ्रेंड्स, आगे है। व्यापार व उद्योग में विकास के अतिरिक्त पूंजीवादी देशों की पूंजी में बहुत वृद्धि हुई। व्यापार व उद्योग में विकास के अतिरिक्त पूंजीवादी देशों की पूंजी में बहुत वृद्धि हुई। एक बार फिर औद्योगिक रूप से पूंजीपति देशों ने अपने अतिरिक्त पूंजी निवेश के लिए नए क्षेत्रों की तलाश करनी शुरू की। ये देश पूंजी निवेश के लिए संसार को विभाजित व पुनः विभाजित करने लगे। उदाहरणतः ब्रिटेन ने नारा दिया फ्रेंड्स कि ब्रिटिश साम्राज्य में सूर्य कभी अस्त नहीं होता। आगे है। इसी प्रकार फ्रांस सभ्यता मिशन की दुहाई देने लगा और जापान सर्व एशियाईकरण व स्वयं को एशियाई लोगों का अग्रणी कहलाने लगा। इस अवधि में प्रतिद्वंदी देशों ने ब्रिटेन की सिचुएशन को कमजोर बना दिया। अतः भारत में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए साम्राज्यवादी नीतियों में ढील दी गई। आगे है। 1860 के बाद ब्रिटेन की पूंजी का बहुत बड़ा भाग रेलवे, भारत सरकार को ऋण, व्यापार, कोयला खनन, जूट मिल, जहाजरानी और भारतीय बैंकिंग में लगाया गया। भारत को स्व सरकार या प्रजातंत्र के लिए अयोग्य बनाने में यहाँ की भौगोलिक स्थिति, वंशवाद, जलवायु, धर्म, संस्कृति और सामाजिक संगठनों का प्रयोग किया गया। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने किया, आई होप कि आपको याद हो गया होगा। अब मैं आपको बुक का पेज दिखा देती हूँ कि बुक में किस प्रकार से लिखा हुआ है, तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप उसको पॉज करके भी देख सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको पॉज करके भी देख सकते हैं।
फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये प्रश्न का आंसर जो है आपको समझ में भी आ गया होगा और आपको याद भी हो गया होगा। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कमी रही है तो आप इस वीडियो को 2 से 3 बार देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न इस वीडियो से याद हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट्स करके अपना फीडबैक ज़रूर दें फ्रेंड्स कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।